हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में हमारे पास जितने भी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं उन सबको हम बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज चैप्टर में हमें इस वीडियो में हमें क्या क्या कवर करना है। पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा जनरल नॉलेज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देन वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को समझेंगे, जिसमें हम मेटल की रिएक्शन एयर के साथ, वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ एंड मेटल सॉल्ट्स के साथ देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 NaCl एंड साथ में आयनिक बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। देन वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देन वी विल मूव टू अकरेंस ऑफ मेटल्स, जिसमें हम मिनरल्स, ओर्स, गैंग एंड मेटलर्जी के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें लो, मिडल एंड टॉप के जो मेटल्स हैं उनको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से, ओर से, और साथ में हम समझेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। देन वी विल डिस्कस रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड देन वी विल डिस्कस कोरोजन, साथ में हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन भी पढ़ेंगे एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट एलॉयज। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमें ये बात पता है कि अभी प्रेजेंट डे में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से हमारे पास 90 मेटल्स होते हैं एंड 22 नॉन मेटल्स। साथ में हमारे पास कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मेटल की कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम एट्सेट्रा, दे आर मेटल्स। साथ में हमारे पास नॉन मेटल सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, phosphorus, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एट्सेट्रा, दीज आर आर नॉन मेटल्स। Now we will discuss physical properties of metals and non-metals. अब हम मेटल्स की कैटेगरी में क्यों कैटेगराइज करते हैं, इसके लिए हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट वी हैव एन एक्सेप्शन जिसमें मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, बट स्टिल इट इज़ अ मेटल बिकॉज इसके पास जो अदर प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल से रिजेंबल करती हैं, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकेंड इज डक्टाइल। डक्टाइल नेचर का मतलब होता है मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हमने देखा है हमारे पास कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, सिल्वर्स की वायर होती हैं। तो एक मेटल को हम कितना थिन करके उसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी, उस नेचर को हम डक्टिबिलिटी एंड डक्टाइल नेचर कहते हैं। So metals can be drawn into thin wires. That's why we have wires of aluminium, copper, silver, जो कि हम अपने वायरिंग में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। Now the third nature is malleable. Malleable का मतलब होता है beaten into thin sheets. Metal can be beaten into thin sheets. हम metals को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिन शीट्स। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा गोल्ड फॉइल्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड सिल्वर फॉइल्स के बारे में। जैसे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जब हम स्वीट्स कुछ ख़रीदते हैं तो कोई स्वीट्स के ऊपर सिल्वर की एक परत होती है, बहुत ही शाइनी और बहुत ही ज़्यादा पतली, जिसे हम कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो उस नेचर को हम मेलेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि आप देखिए कितनी ज़्यादा थिन शीट्स हम मेटल्स का कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ इज सोनोरस। सोनोरस नेचर का मतलब होता है मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल की बेल्स जब हम बजाते हैं तो उसमें से रिंगिंग साउंड निकलती है, या फिर अगर किचन में कोई बर्तन गिर जाए तो वो भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। तो मेटल्स जनरली साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइन, ठीक है। सो मेटल्स हैव देयर ओन नेचुरल शाइन, एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके पास अपनी खुद की नेचुरल शाइन होती है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल्स के पास जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बट एक्सेप्शन हमारे पास है, जैसे सीसियम एंड गैलियम। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है, ये इनके केमिकल जो बॉन्डिंग है उस वजह से है। सेवेंथ इज
मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे मेटल्स हैं वो जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर एंड कॉपर, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट वी हैव एक्सेप्शन सच एज लेड एंड मर्करी, ये हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं रिस्पेक्टिवली। एट्थ इज मेटल्स आर हार्ड इन नेचर एंड हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स हैं वो नेचर में हार्ड होते हैं, जैसे हमारे पास आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सारे मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं नेचर में, और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी ज़्यादा आपके एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने क्लोजली पैक्ड हैं, इसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। बट वी हैव एक्सेप्शन, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम, दे कैन बी कट विथ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम मेटल होने के बावजूद इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें से चाकू की हेल्प से उसे कट कर सकते हैं। लाइक हम बटर को कट करते हैं, वैसे ही हम सोडियम एंड पोटेशियम को भी कट कर सकते हैं। सो दीज आर द एक्सेप्शंस। नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट इज दे अकर एज ए सॉलिड और गैस। ये सॉलिड और गैस दोनों की फॉर्म में अकर कर सकते हैं, बट एक्सेप्शन ब्रोमीन इज ए लिक्विड। ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो आपको ध्यान में रखने, क्योंकि वो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सेकेंड, जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि एक नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये एक गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। आपने देखा होगा जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। थर्ड इज नॉन सोनरस। नॉन मेटल्स कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, एंड दे आर ऑल्सो नॉन लस्टरस। इनके पास कोई साइन नहीं होती, बट एक्सेप्ट वी हैव एन एक्सेप्शन दैट इज आयोडीन। आयोडीन शाइनी नेचर का होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, वाइल नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स एज एसिड इन रेन, ठीक है। जैसे हमने अपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नाउ कम द सेकेंड टॉपिक विच इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को समझेंगे, बट उससे पहले हम एक बार रिएक्टिविटी सीरीज़ को देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो कि मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी आपको बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज़ वो सीरीज़ है जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया है उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में। यानी रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स ऊपर होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ मॉडरेट्स रिएक्ट वाले मेटल आते हैं, एंड साथ में लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो कि ज़्यादा टेंडेंसी शो नहीं करते रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। और जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स ऊपर होते हैं वो हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं, बिकॉज वो थोड़े अनस्टेबल होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में है पोटेशियम, then sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. Gold and silver and mercury are least reactive in nature, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स ऊपर होते हैं वो अब खुद से नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था डिस्प्लेस भी कर देते हैं उनके सॉल्ट सोल्यूशन से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ओके। व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स Na2O विच इज सोडियम ऑक्साइड। सिमिलरली जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और साथ में ये बर्न होता है डेजलिंग फ्लेम के साथ में, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3, ठीक है, जो कि एक एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है। साथ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सम मेटल्स लाइक sodium and potassium are kept immersed in kerosene oil as they react vigorously with air and catch fire. हमने ये बात समझना है, सोडियम एंड पोटेशियम को हम ऐसे ही खुला नहीं रखते हैं, हम उन्हें केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। और हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज़ में सोडियम एंड पोटेशियम काफ़ी ऊपर है। दैट मीन्स इनकी जो रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है ऑक्सीजन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए अगर हम उन्हें खुले में छोड़ देंगे तो वो बर्न हो जाएगी और फायर कैच कर लेगी।
इसलिए हम इन्हें केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट, सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड रिएक्ट स्लोली विथ एयर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड है, ये एयर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं, विगरसली रिएक्ट नहीं करते सोडियम एंड पोटेशियम की तरह। ये ओवर टाइम धीरे धीरे एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। हमने चैप्टर 1 में क्वेश्चन पढ़ा था कि मैग्नीशियम अपने ऊपर, जो मैग्नीशियम की रिबन होती है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की वाइट लेयर क्यों फॉर्म हो जाती है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी ऊपरी परत पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। इसलिए जब हमें रिबन को बर्न करना होता है तो हम पहले उसे अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं, सो दैट जो उसकी ऊपर की लेयर है वो हट जाए, एंड देन वी कैन फर्दर रिएक्ट दिस मैग्नीशियम रिबन विद ऑक्सीजन। सो ये ओवर टाइम एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऊपर बना लेती है, क्योंकि इनकी जो ऊपर की लेयर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोरोड कभी कभी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ आयरन। थर्ड पॉइंट, मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न इन एयर विद अ वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। ये मैंने आपको समझा दिया। Now the fourth point, iron and copper do not burn in air but combine with oxygen to form oxide। ठीक है, ये बर्न तो नहीं करते एयर में, बट ये कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ ताकि ये ऑक्साइड बना सके, जैसे आयरन की ऑक्साइड होगी, कॉपर की ऑक्साइड होगी। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ एम्फिटेरिक ऑक्साइड्स। हम एम्फिटेरिक ऑक्साइड्स को समझेंगे। सो एम्फिटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटल ऑक्साइड्स, ये मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, सारी मेटल की ऑक्साइड्स नहीं, कुछ मेटल की ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हमने एक बात पढ़ा था अपने सेकेंड चैप्टर में, जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस एम्फिटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटल ऑक्साइड्स when they react with acid, that means they can react with acid and base as well, दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेटल जो एम्फिटेरिक ऑक्साइड है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बेसिक नेचर का होगा, और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो अपना एसिडिक नेचर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है Al2O3, एक मेटल का ऑक्साइड है, साथ में हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, ये भी एक मेटल का ऑक्साइड है। अगर हम जिंक ऑक्साइड या Al2O3 को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बेसिक नेचर शो करेगा और ये वाटर एंड सॉल्ट बनाएगा। लेकिन अगर इस हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी वाटर सॉल्ट बनेगा, बट उस टाइम ये बेस की तरह एक्ट करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर। मेटल एंड वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, when metal and water reacts they form metal hydroxide and hydrogen। बट यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होती हैं। मेटल डायरेक्टली किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट ऐसे नहीं करता जनरली, इसके लिए इसकी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या इसके अदर स्टेट और फॉर्म में भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिए, जो हमारा सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम ही ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। बट अगर आपको मैग्नीशियम को रिएक्ट कराना है वाटर के साथ, देन देयर इज़ अ कंडीशन, यू नीड हॉट वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। वैसे ही अगर हम देखें आयरन और एल्यूमिनियम को, वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ओके, ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ। सो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें देखना होता है। यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म potassium hydroxide and hydrogen gas. Then calcium reacts with water to form calcium hydroxide. Magnesium reacts with water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. Also there are other few examples. So metals start floating due to bubbles of H2 gas is sticking to its surface। यहाँ पे ये जो हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो ये जो मेटल्स हैं वो इस पानी में चिपक के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं और बबल्स बनाते हैं H2 गैस का। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। नाउ कम्स द थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड।
When metal react with dilute acid, it forms salt and hydrogen gas. For example, when iron reacts with HCl, it forms FeCl2 and hydrogen gas. When magnesium reacts with HCl, it forms MgCl2 and H2 gas. वैसे ही जब जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ तो जिंक क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म AlCl3 एंड H2 गैस. यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, कॉपर एंड मर्करी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है. हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है. फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स. मेटल का रिएक्शन मेटल सॉल्ट्स के साथ ही, ठीक है. जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई मेटल A है, अगर मैंने सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल B लिया है तो इट विल डिस्प्लेस, देन मेटल A विल डिस्प्लेस द मेटल B फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड ये खुद उसके साथ सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगा. जैसे सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A एंड मेटल B अलग हो जाएगा. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था. यहाँ पे देखिए, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर. सिंस रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कॉपर से ऊपर है तो आयरन कॉपर को इसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, ओके, सल्फेट सोल्यूशन से. वैसे ही हमारे पास जिंक है, जिंक भी कॉपर से ऊपर है तो ये भी जिंक को इसके सल्फेट कॉपर को सल्फेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा. यही बात यहाँ पे मैंने लिखा है. नाउ कम्स द थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हमें देखना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का रिएक्शन. पहले तो हमें ये बात समझना है कि कोई भी एलिमेंट आखिर रिएक्ट करती क्यों है और कंपाउंड्स क्यों बनाती है. फॉर एग्जांपल हमने बहुत बार जनरली सुना है NaCl, MgCl2, हमारे पास HCl हो गया. ये सारे कंपाउंड्स आखिर बने क्यों, आखिर NaCl के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है. सो हर जो एटम है, जो एलिमेंट है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करे, ठीक है. ये हमने बात पढ़ रखा है. जैसे हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है. न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं. साथ में ये काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की संख्या जनरली बराबर होती है. साथ में हमारे पास एनर्जी सेल्शन लेवल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं. बीच में हमारे पास एटम के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और हमारे पास आउटर जो सेल्स होते हैं, एनर्जी सेल्स, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. सो हम इन सेल्स को नाम देते हैं जैसे K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ मूव करते हैं, ओके. हर एक एटम की जो टेंडेंसी होती है वो होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करे. स्टेबल का मतलब या तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप समझिए, हमने ये बात पढ़ रखा है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो काफ़ी स्टेबल होती है. वो स्टेबल क्यों होती हैं? क्योंकि अगर आप देखिए हीलियम के केस में उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है. दैट मीन्स इसके आउटर सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो इसका जो पहला सेल है वो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है. दैट्स वाई इट्स स्टेबल. वैसे ही हमारे पास नियॉन है. नियॉन का अगर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 10 है. दैट मीन्स K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंड L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका जो वैलेंस शेल है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है. सो दैट्स वाई द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल. एक कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल को अटेन करने के लिए एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं. जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो आपस में रिएक्ट करते हैं. तो चलिए अब हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl. आप यहाँ पे समझिए, हमारे पास सोडियम का एटम है, ठीक है. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. दैट मीन्स इसके जो इनर सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो आउटर वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे बीच वाले जो शेल है उसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं और आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे ये लूज़ करना चाहता है. क्यों? क्योंकि इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है. अगर चाहे तो ये
अपने वैलेंस शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर ले, लेकिन ये गेन कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। और अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो बीच का बैलेंस है वो काफ़ी बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे और अगर हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन ले लें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए बजाय कि वो 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, इससे बढ़िया है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके करे। बट ये लूज़ करेगा किसको? अब हम पहले क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन का हमारे पास एक एटम है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। दैट मीन्स इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसके बीच वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन आउटर शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब चाहे तो क्लोरीन भी 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके अपना इनर शेल में जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर ले, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी इसके पास है नहीं कि ये भेज सके और लूज़ कर सके। इससे बढ़िया है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, सोडियम और कैल्शियम के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन डेवलप हो रहा है जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, गिव एंड टेक रिलेशन। अगर सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि इनिशियली इसके पास 11 प्रोटॉन्स थे और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट अब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। दैट मीन्स अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ओवरऑल 1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। दैट्स वाई यहाँ पे Na पॉजिटिव बना। क्लोरीन के पास अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट मीन्स एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ गया है, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दैट्स वाई अब यहाँ पे आप एक बात समझिए, Na एक पॉजिटिव आयन बन गया है, क्लोरीन एक नेगेटिव आयन बन गया है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और इस वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर के NaCl बनाएंगे और इसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशन होता है। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत थी स्टेबल होने के लिए, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। क्या क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना था स्टेबल होने के लिए, तो उसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया और साथ में इन दोनों ने मिल करके NaCl बनाया। यहाँ पे वही बात समझा रखी है। Na पॉजिटिव बन जाता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, और कैल्शियम क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बना देता है, एंड दस दे फॉर्म NaCl। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये पूरी बात समझाई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं, जो आयन्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसलिए ये जो एटम्स वो आपस में पास आ जाते हैं और NaCl बनाते हैं। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। अब हम Mg यानी मैग्नीशियम के केस को समझते हैं। यहाँ पे देखिए MgCl2 कैसे बना। मैग्नीशियम का एक एटम है, मैग्नीशियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर 12 है। दैट मीन्स इसके पास इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटर शेल में जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैग्नीशियम के पास ऑप्शन है कि या तो वो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करे या फिर इन दोनों को लूज़ करके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो इट्स बेटर टू लूज़ बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और ये एटम अनस्टेबल हो जाएंगे। मैंने आपको ऊपर समझाया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ओके, अब हम क्लोरीन के केस को ऊपर समझ ही चुके हैं कि क्लोरीन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। इसलिए अब मैग्नीशियम 2 एटम्स को साथ में अपने साथ इंगेज कर सकता है। कैसे? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को एटम को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के एटम को देगा। दस 2 क्लोरीन के एटम एक मैग्नीशियम के एटम के साथ अपना बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के एटम को दिया और यहाँ पे भी इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के एटम को दिया। अब ये दोनों क्लोरीन के एटम स्टेबल हो गए हैं और साथ में मैग्नीशियम भी अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके स्टेबल हो चुका है।
यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बनाता है, यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव क्योंकि इसके पास 2 चार्जेस आ गए, क्योंकि 2 चार्जेस इसलिए हैं क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया। और प्रोटॉन्स की नंबर जो है यहाँ पे 12 है, 12 पॉजिटिव, और इसके पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकाले तो हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे Mg के ऊपर +2 का साइन आता है। क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इन आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में रिएक्ट करके MgCl2 बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। फर्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल। ये जनरली सॉलिड होते हैं क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की वजह से ये आपस में काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दैट्स वाई दे आर सॉलिड। एंड ब्रिटल इन नेचर का मतलब होता है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आपने किसी कांच के बर्तन को नीचे छोड़ देते हैं हाथ से, वो तो टूट के बिखर जाता है टुकड़े टुकड़े में। उसी बिखरने वाले जो नेचर होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में बिखर जाने वाले नेचर को हम ब्रिटल नेचर कहते हैं। ठीक है। सेकेंड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, ये जनरली इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में ये इन्होंने बॉन्ड बनाया होता है। दैट्स वाई इनकी जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। आपको ज़्यादा एनर्जी देनी होगी सो दैट कि इनका बॉन्ड टूट पाए और ये Mg अपना Mg2 पॉजिटिव हो या फिर Cl नेगेटिव बना पाए, अलग अलग आयंस में दोबारा हो पाए। थर्ड, जनरली दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। केरोसिन, पेट्रोल ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनमें सोल्यूबल नहीं होता और ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। फोर्थ, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इन्हें NaCl को अगर हम सोल्यूशन में डालते हैं वाटर में, तो ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के आयंस में टूट जाता है। या फिर NaCl का अगर मोल्टन स्टेट हो तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाएगा क्योंकि इनके जो आयंस हैं वो फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे कैन फ्रीली मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। So these are some properties of ionic compound which you have to learn and remember. Now come, अब जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी समझने का जो पार्ट था वो ख़त्म होता है। अब हम समझते हैं occurrence of metals। देखिए, मिनरल्स आर जनरली एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स अकरिंग नेचुरली आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ही होते हैं। ओके, now we have to understand ores. Minerals from which metal can be profitably extracted is an ore. Ore is generally a rock जिसमें हमारे पास minerals present होते हैं। ठीक है, जब रॉक और मिनरल साथ में कंबाइंड हो उसी को हम ओर कहते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो पत्थरों से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। इन रॉक्स के अंदर ही मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आर नथिंग बट दी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। दैट्स वाई we called it as ore. So mineral from which metals can be profitably extracted is an ore. So जो रॉक होता है जिसमें मिनरल का कंटेंट जनरली हाई होता है, ठीक है, उन्हीं को हम ओर्स कहते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मिनरल्स होंगे तो हम ज़्यादा मेटल्स उनमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, जो कि प्रॉफिटेबल है नेचर में। इकोनॉमिकल अगर पर्पज से देखें तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई रॉक है जिसमें मिनरल कंटेंट बहुत कम है तो वो आपके पास प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बट अगर आपके पास कोई रॉक है जिसमें मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा मेटल आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सो वैसे प्रॉफिटेबल रॉक्स को हम ओर्स कहते हैं जिनके अंदर मिनरल कंटेंट हाई हो। नाउ अंडरस्टैंड, metals at the bottom of reactivity series like gold, platinum, silver, copper generally occur in the free state। जो हमारे metals रिएक्टिविटी सीरीज़ के बॉटम में होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये जनरली अपने फ्री स्टेट में
अकर करते हैं, बट समटाइम्स कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो अकर्स इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर्स। जो मेटल है वो जनरली अपने फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंबाइंड होते हैं ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स में या कार्बोनेट्स में के फॉर्म्स में। यहाँ पे आप देखिए मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटीज़ जैसे हमारे पास जिंक हो गया, आयरन, लेड एटसेट्रा अकर मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ये ऐसे फ्री स्टेट में नहीं होते, ये सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है कि वो जनरली आयरन ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके स्टेबल होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन्स करके या फिर लूज करके, ठीक है। दैट्स वाई ये ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर सल्फाइड्स बनाते हैं, फिर कार्बोनेट्स। ये डिपेंड करता है कि उनकी जो रिएक्टिविटी करने की जो नेचर है, जो टेंडेंसी है या फिर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। ओके, जैसे हमने ऊपर समझा था अभी कि मेटल्स आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि उन्हें स्टेबल होना होता है, वो आपस में एक गिव एंड टेक रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई जो हमारे मेटल्स हैं वो जनरली फ्री स्टेट में अकर नहीं करते, वो सल्फाइड, ऑक्साइड्स या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में अकर करते हैं। थर्ड पॉइंट, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जैसे हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर वेरी रिएक्टिव एंड दस फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। अब ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती है, किसी अदर मेटल के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज़ गैंग। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गैंग होता है, यहाँ पे यू और ई साइलेंट है, ठीक है। सो दीज आर नथिंग, दीज आर द इम्प्योरिटीज़। ये जो इम्प्योरिटीज़ किसी भी मिनरल या फिर ओर में प्रेजेंट होती हैं उसे ही हम गैंग कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ओर्स आर नेचुरली फाउंड इन मिक्सड इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल है, सैंड है, एटसेट्रा। मैंने कहा ना अर्थ क्रस्ट में, अर्थ में केवल हमारे पास मिनरल्स थोड़ी हैं, वो तो पत्थर के अंदर है और पत्थर में काफ़ी सारी धूल मिट्टी बहुत कुछ लगा हुआ होता है, तो वो सारे जितने भी अनवांटेड वेस्ट है उसे हम गैंग कहते हैं। द गैंग इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ओर व्हेन वी डू मेटलर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपके पास फ़ोटोज़ लाई हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए हमारे पास हेमेटाइट का ओर है। ये जो पत्थर है दिस इज़ ओर, क्योंकि इसमें मिनरल कंटेंट है। मिनरल में क्या है हमारे पास, आयरन। आयरन अपनी फ्री स्टेट में नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना करके फेरिक ऑक्साइड इसने बना रखा है, तो ये हेमेटाइट का ओर है। इस हेमेटाइट के ओर से हमें आयरन मिलता है। साथ ही हमारे पास मैग्नेटाइट का ओर है, इसमें से भी हमें आयरन ही मिलता है, बट यहाँ पे आयरन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो अलग है, इसलिए ये ओर भी अलग है। यहाँ पे हमारे पास लेमोनाइट है, यहाँ पे बॉक्साइट है, बॉक्साइट के ओर से हमारे पास एल्यूमिनियम मिलता है, और यहाँ पे हमारे पास सल्फाइड के मिनरल्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास जिंक सल्फाइड है जिसे हम सल्फराइड कहते हैं, ये सल्फराइड का ओर है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट ओर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेट के ओर्स हैं, जैसे हमारे पास मैग्नीजाइट है जहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म के साथ कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। हमारे पास डोलोमाइट है। ये सारे अलग अलग हमारे पास ओर्स हैं। इन सबको आपको याद अभी नहीं करना है, बस आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। हम मेटल्स को ओर में से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन पत्थरों में से इन जो हमारे पास ओर्स हैं, मिनरल रिच रॉक्स विच आर नोन एज ओर्स, उनमें से हम कैसे निकालेंगे इन मेटल्स को, अलग कैसे करेंगे, क्योंकि इनके अंदर तो बहुत कुछ है। इस प्रोसेस को ही हम मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी इज द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर is called metallurgy. Enrichment of ore, obtaining metal from enriched ore, or the refining of impure metal to obtain pure metal. ये सारे प्रोसेस मेटलर्जी के अंदर आते हैं। Now the first हम समझते हैं extracting metals low in the activity series। जो हमने एक्टिविटी सीरीज देखी थी, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जो मेटल्स नीचे थे, जैसे हमारे पास मरकरी था, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इन सब को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इनके बारे में देखते हैं। सो जनरली जो लो इन द एक्टिविटी सीरीज जो मेटल नीचे होते हैं उनको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम बाय हीटिंग ओर्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर, हम एयर की प्रेजेंस में जब उन ओर्स को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हम मरकरी को समझते हैं, मरकरी फ्रॉम सिनेबार। यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया है, मरकरी का जो ओर था, जो कि मरकरी यहाँ पे सल्फाइड के कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रही है, सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फाइड ऑक्साइड में। सो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है
और बहुत ही ज़्यादा हम हीट टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो ये मर्करी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में SO2 गैस बन जाती है। अब ये मर्करी ऑक्साइड को हम फर्दर और हीट करते हैं तो हमारे पास Hg यानी प्योर मर्करी मिल जाता है। यहाँ पे मतलब पहले जो हमने हीट किया तो मर्करी ऑक्साइड बना, अब इस मर्करी ऑक्साइड को जो हम और हीट करेंगे तो ये मर्करी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू हीट दोज ओर्स in the presence of oxygen at a very high temperature. सिमिलरली कॉपर के लिए अगर हमें निकालना है कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फाइड, यहाँ पे कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड में जो हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा करके इसको हीट किया तो ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हुआ। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो कॉपर सल्फाइड है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आगे अटैच हो रहा है, दैट मीन्स कॉपर सल्फाइड में ऑक्सीजन आया, दैट्स वाई यहाँ पे कॉपर सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कॉपर ऑक्साइड बना। अब इस कॉपर ऑक्साइड को जब हम फर्दर और हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर बन जाएगा। ये साथ में और जो हमारे पास और था वो वही है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को फर्दर और हमें हीट करना है तो हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। नाउ द सेकेंड, एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज़ आप कहिए, उसमें जो मिडल्स में हमारे पास जो मेटल्स थे उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है वो उसको समझते हैं। सो हमने ये ऊपर ही पढ़ा था कि जो मेटल्स जो है वो ईजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर, दस सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। अब एक बात समझिए, जो मेटल्स होते हैं उनको हम उनके ऑक्साइड वाले जो ओर्स हैं उनसे ज़्यादा ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रेदर देन सल्फाइड और कार्बोनेट। सो हम पहले ये कोशिश करते हैं कि जो सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ में उन्हें हम ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। दैट्स वाई व्हाट वी डू इज़, यहाँ पे ना कुछ प्रोसेस भी हैं जैसे रोस्टिंग और कैलिनेशन, ये इनका नाम है। व्हेन मेटल ओर हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस एयर, दैट प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड लिया है। अब हमने ऊपर पढ़ा कि जो सल्फाइड है उससे हम डायरेक्टली बेहतर होता है कि हम पहले उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर ले सो दैट कि हमें मेटल ईजिली मिल जाए, क्योंकि सल्फाइड से मेटल मिलना उतना आसान नहीं है। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड हमें मिल गया। नाउ व्हाट वी डू, पहले तो अभी यहाँ पे आप समझिए, पहले हम कैलिनेशन के प्रोसेस को समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम जिंक ऑक्साइड से कैसे जिंक को लेंगे। ठीक है, मेटल ओर हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, जो हम लिमिटेड एयर में मेटल ओर को हीट करते हैं उस प्रोसेस को कैलिनेशन कहते हैं, और जब एक्सेस एयर में हीट करते हैं तो हम उसे रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में यहाँ पे है, कार्बोनेट के कंपाउंड में, और हमें कार्बोनेट को अलग करना है और जिंक ऑक्साइड बनाना है, क्योंकि ऑक्साइड से जिंक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी होगा। इसलिए हम इसे हीट करेंगे लिमिटेड एयर में तो हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब दोनों केसेस में हमें जिंक ऑक्साइड्स मिल गए हैं। अब इनमें से हमें जिंक कैसे देखना है, निकालना है, वो समझते हैं। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे आप समझिए, ठीक है, प्रोसेस को समझिए। जो जिंक ऑक्साइड है उसमें हमें अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें, अगर ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, दैट मीन्स तो हमें जिंक मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें मेटल ऑक्साइड मिले हैं उन्हें हमें रिड्यूस करना है, ऑक्सीजन को उनके पास से हटाना है। अब हटाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला कि हम कोक का यूज़ करें, कोक इज़ नथिंग बट द कार्बन। ठीक है, कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट पता होगा। रिड्यूसिंग एजेंट हम उन्हें कहते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करवाते हैं बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ पे आप समझिए, जैसे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अभी जिंक के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ये क्या करेगा, जिंक के पास से ऑक्सीजन को ले लेगा। ठीक है, इसने जिंक के पास से ऑक्सीजन को ले लिया, दैट मीन्स जिंक को रिड्यूस करा दिया, क्योंकि अब जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, जिंक के पास से ऑक्सीजन चला गया है, दैट्स वाई जिंक इज रिड्यूस्ड। एंड यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ना कि जिंक। ठीक है, सो द रिड्यूसिंग एजेंट इज, वी कॉल रिड्यूसिंग एजेंट एज दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो कि किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज हु रिड्यूस अदर कंपाउंड्स एंड गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ।
जब हमने कार्बन, अब यहाँ पे जब हमने जिंक ऑक्साइड और कार्बन को एक साथ हीट कराया तो हमारे पास जिंक मिल गया और कार्बन के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया, विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। आप समझ गए यहाँ पे हमने क्यों रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया, ताकि हम ऑक्सीजन को यहाँ से हटा सकें। द सेकेंड मेथड वी कैन यूज इज यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। हमने पढ़ा है कि अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अलग कर देगा। सो सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए, जैसे मेरे पास मैंगनीज का ऑक्साइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है हमारे पास, तो हमने एल्यूमिनियम के साथ इसको रिएक्ट कराया है। सिंस एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये मैंगनीज को उसके कंपाउंड से अलग कर देगी और खुद यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैंगनीज जो है वो अलग हो गया और हम साथ में यहाँ पे हीट भी रिलीज हुई। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने यही पढ़ा था कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। हमारा एम यहाँ पे क्या है कि हमें मैंगनीज को ऑक्सीजन से अलग करना है, तो हमने कर दिया। ठीक है, साथ में एक और एग्जाम्पल जैसे फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड में हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया, तो एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगी इसके ऑक्साइड वाले कंपाउंड से और यहाँ पे हमें आयरन मिल जाएगा और साथ में एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड अलग हो जाएगा, साथ में हीट भी रिलीज होगी। सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो सिंपल सी बातें हैं, जो मेटल ओर्स हैं उनको अगर हमें मेटल को किसी और से निकालना है तो ऑक्साइड फॉर्म में हम ऑक्साइड ओर से जल्दी निकाल पाते हैं रेदर देन सल्फाइड एंड कार्बोनेट। सो आवर फर्स्ट एम इज़ कि हम सल्फाइड या कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करें। उसके लिए हम ऑक्सीजन के साथ इसको सिंपली हीट कर देते हैं सो दैट ये ऑक्सीडाइज हो जाए। सेकेंड स्टेप में अब हमें ऑक्सीजन उनके पास से हटाना होता है। दैट्स वाई हम दो मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या तो कार्बन या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, इन द अबव रिएक्शन मोल्टेन आयरन इज फॉर्म्ड एंड इट इज़ यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है इसमें हमें मोल्टेन आयरन मिलता है जिससे हम रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में यूज़ करते हैं और इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। नाउ द थर्ड रिएक्शन है एक्सट्रैक्टिंग मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब जो टॉप में हमारे पास मेटल्स थे जैसे हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव है, इसलिए ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे NaCl हमने पढ़ा था, क्यों ये NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके गिव एंड टेक रिलेशन होता है, स्टेबल होने के लिए आपस में कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई सो दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। अब यहाँ पे आप समझिए, इनके पास ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है देन कार्बन, दैट्स वाई दे डोंट, ये सिंपली ऐसे रिड्यूस नहीं हो पाते हैं कार्बन की हेल्प से। इनका अगर इनको रिड्यूस करना है तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड विच इज NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। As electricity is passed through the solution, metal get deposited at cathode and non-metal at anode। हमें कैथोड पे मेटल मिलती है एंड जो नॉन मेटल है वो हमें एनोड पे मिलता है। एट कैथोड वी गेट सोडियम एंड एनोड वी गेट क्लोरीन। सो ये हमारा था टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है उनको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से इनके बॉन्ड्स को तोड़ करके अलग अलग सोडियम और क्लोरीन को लेते हैं। नाउ कम्स द सेवेंथ टॉपिक विच इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज़ द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द मेटल। जो भी हमें मेटल मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि उनमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे सॉइल, मड और भी बहुत सारा कुछ होता है, इसलिए उन्हें रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहते हैं। सो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ऑब्टेन्ड मेटल कैन बी रिमूव्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं इन इम्प्योरिटीज़ को। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को पहले समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन करना है तो हम कैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे कॉपर को ऑब्टेन करने के लिए। सो इन दिस लेट मी एक्सप्लेन विद द डायग्राम। यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम है बट मैं आपको बना के समझा देती हूँ। हमने एक
एक एपेरेटस लिया है, एक बीकर लिया है, जिसमें हमने एक कैथोड की रोड को ऐड किया है और एक एनोड। जो हमारे पास कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से है अटैच्ड बैटरी के, और पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे पास एनोड है अटैच्ड। ठीक है, यहाँ पे जो कैथोड की रॉड है वो हमारे पास प्योर कॉपर की है। हमें प्योर कॉपर का एक पतला रॉड पहले से लेना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में जो हमारे पास एनोड की रोड है वो इम्प्योर कॉपर की है। ठीक है, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर जिसे हमें प्योर करना है, यहाँ पे हमारे पास इम्प्योर कॉपर है। और जो हमारे पास कैथोड है, इसे मैं कैथोड एंड दिस इज एनोड। यहाँ पे कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, यहाँ पे एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। जो हमारा कैथोड है वो प्योर कॉपर का एक पतला सा रॉड है, और जो एनोड है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि ये इम्प्योर कॉपर की बनी हुई रॉड है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होने की वजह से कैथोड पे काफ़ी सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे। ओके, इसके मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है। अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे हमारे पास यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, कॉपर के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसने लूज़ कर दिया और ये बन गया Cu2 पॉजिटिव में, क्योंकि since this rod is attached to the positive terminal of the battery it will attract electrons toward it। जो इसलिए जो कॉपर से रिलीज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब जो ये जो Cu2 पॉजिटिव है, एक बात मैंने आपको बताया नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हम साथ में हमने ले रखा है सोल्यूशन इज ऑफ कॉपर सल्फेट विद सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो इस सोल्यूशन में हमारे पास ऑलरेडी सम Cu2 पॉजिटिव होंगे एंड SO4 नेगेटिव्स होंगे, क्योंकि ये आयन्स टूटे हुए होंगे, क्योंकि ये मोल्टन स्टेट ये सोल्यूशन के फॉर्म में है तो ये आयन में रिलीज भी होंगे। अभी जो कैथोड की रोड थी इसमें से जो कॉपर पॉजिटिव जो बना था वो इस सोल्यूशन में जंप करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। सिंस कॉपर 2 की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है और कैथोड पे हमारे पास काफ़ी सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो Cu2 पॉजिटिव स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इस कॉपर की रोड पे चिपकता जाएगा, और ये कॉपर की जो हमारे पास कैथोड की रोड थी जो इनिशियली पतली थी वो धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, और जो हमारा एनोड का रोड था जो कि इम्प्योर कॉपर था उसमें से जो Cu2 पॉजिटिव यहाँ पे सोल्यूशन में जंप कर रहे हैं वो जाकर के कैथोड पे चिपकते रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और इम्प्योर कॉपर में अब ये बहुत ही पतली रॉड हो जाएगी, और जितने भी मड और जो सॉइल है वो सारा इम्प्योरिटी इस बीकर के नीचे यहाँ पे बैठ जाएगा। अगर अब इसको मैं यहाँ पे इस डायग्राम में समझाऊँ तो आप समझिए, यहाँ पे हमारे पास एक कैथोड की रॉड है, एक एनोड की रॉड है, और साथ में सोल्यूशन है जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, इसलिए हमारे पास Cu2 पॉजिटिव भी बनेगा, SO4 नेगेटिव आयंस भी बनेंगे। कैथोड के पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होने की वजह से Cu अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरह और Cu2 पॉजिटिव बनेगा। अब ये Cu2 पॉजिटिव दोबारा से इन सल्फेट सोल्यूशन में जंप करेगा, दैट मीन्स एड ऑन होता रहेगा, और ये जितने भी Cu2 है अभी एड ऑन होते होते इस कैथोड के पास जाएंगे क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, और यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रोड मोटी होती जाएगी। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस। अब हमें यहाँ पे प्योर कॉपर मिल रहा है, और यहाँ पे जो इम्प्योर कॉपर था इसमें जितने भी कॉपर्स थे वो इस कॉपर के रॉड पे चिपक रहे और इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मैंने काफ़ी डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की है कि आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। द 8th टॉपिक इज़ कोरोजन। चलिए अब समझते हैं कोरोजन क्या है। हमने इसे अपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था। सो मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर एंड एसिड्स। जो मेटल्स हैं वो मॉइस्चर, एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और कोरोड हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिल्वर में देखें, इट रिएक्ट्स विद सल्फर
जो सिल्वर है वो सल्फ़र के साथ, सल्फ़र इन द एयर, जो एयर में सल्फ़र मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है एंड आर्टिकल बिकम्स ब्लैक। इसलिए जो सिल्वर के बर्तन हैं या फिर सिल्वर की ज्वेलरीज है वो ऑक्सीडाइज हो जा सल्फाइड बनाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और ब्लैक कलर की हो जाती है। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि सिल्वर क्या बनाती है तो सिल्वर सल्फाइड बनाती है, क्योंकि सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करती है और जो आर्टिकल्स हैं वो इन ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन एयर, गेन्स अ ग्रीन कोट, और अपने ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर को बना लेता है जिससे हम कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। साथ में आयरन अक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंसेस कॉल्ड रस्ट। हमें पता है आयरन में जंग लग जाती है। जंग क्यों लगती है? क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है। सो यहाँ पे हमने कोरोजन को भी समझ लिया। कोरोजन इज नथिंग बट द मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर एंड एसिड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द प्रिवेंशंस। सो प्रिवेंशन करने के लिए हम पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं विच हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन एंड अदर आर्टिकल्स एज वेल। सो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच आयरन और स्टील इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ जिंक। यहाँ पे हम जिंक की एक लेयर को कोट करते हैं आयरन या स्टील के ऊपर, बिकॉज जिंक इज प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज देन आयरन। क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी, यहाँ पे देखिए जो जिंक है वो प्रेफरेबली ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से और ज़्यादा रिएक्ट करना चाहता है ऑक्सीजन से, इसलिए वो आयरन से पहले ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और एक ऊपरी लेयर, जैसे मान लीजिए आयरन के ऊपर हमने जिंक की कोटिंग करी, तो जिंक की जो नेचर है रिएक्ट करने के ऑक्सीजन के साथ टेंडेंसी वो ज़्यादा है, इसलिए वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगी और खुद को कोरोड कर देगी और अंदर के जो आयरन के आर्टिकल है उसको बचा देगी। मतलब ये एक सेक्रीफाइजल लेयर की तरह एक्ट करती है। ठीक है। Now we will discuss alloys. So alloys are the mixture of metals with metals or non-metals. हम मेटल और मेटल को आपस में मिला के अलॉयज़ बनाते हैं या फिर मेटल और नॉन मेटल को भी मिला करके हम आपस में अलॉयज़ बनाते हैं। So alloys are the mixture of metals with metals or non-metals. Now adding a small amount of carbon makes iron hard and strong. For example, अगर आप आयरन में कार्बन को ऐड कर दोगे तो वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ में स्टेनलेस स्टील जो हमेशा सुनते आते हैं इज़ ऑब्टेन्ड बाय मिक्सचिंग आयरन विथ निकल एंड क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील जो है वो अलॉय है आयरन का, निकल का और क्रोमियम का। इन तीनों मेटल को हमने आपस में मिला दिया है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिला है। वैसे अब हम अलॉयज़ क्यों बनाते हैं? हम अलॉयज़ इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है, इसलिए वो जल्दी ख़राब नहीं होते, ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम इसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील या फिर अलॉयज़। नाउ वी विल डिस्कस मरकरी। मरकरी के अमेलगम के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए मरकरी इज एडेड टू अदर मेटल्स टू मेक अमलगम। ठीक है। नाउ ब्रास इज़ अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक को मिला करके हम ब्रास बनाते हैं। ब्रॉन्ज हम कॉपर और टिन को मिला करके बनाते हैं। और ये सोल्डर विच इज़ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। दिस सोल्डर हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस एक इस तरीके की जो सोल्डर होती है उसकी हेल्प से इसे गर्म कर करके दूसरे मेटल्स को चिपकाते हैं या फिर सोल्डिंग करते हैं। दैट्स वाई सोल्डर एक लेड एंड टिन का अलॉय है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। यहाँ पे हमारा अलॉयज़ का टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पे ये जितने भी अलॉयज़ हैं ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद करना है कि ब्रास का जो कंपोजिशन है वो क्या है, जैसे कॉपर जिंक, ब्रोंज का कॉपर टिन, सोल्डर का लेड एंड टिन, स्टेनलेस स्टील का है हमारे पास आयरन, निकल एंड क्रोमियम। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए। सो विद दिस हमारे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यहाँ पे आप देखिए हमने सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है।
विद दिस हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ राइट डाउन योर कमेंट्स। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स इस फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून।